ओके, दिस इज HRA। HRA मतलब क्या? हरा। हरा मतलब क्या? हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस क्यों दिया जाता है? कितना तो बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉई इज फोर्स टू स्टे अवे फ्रॉम हिज ओन्ड प्लेस बिकॉज ऑफ द जॉब। The employer has created the work structure or maybe the work timings in such a manner that it is impossible for the employee to be reaching the office timings according to the requirement. तो एम्प्लॉय कहाँ पे रहता है? मे बी सम 60-70 किलोमीटर अवे, और उतना ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है। तो एम्प्लॉयर बोलते हैं तेरा स्किल बहुत अच्छा है, तू इधर ऑफिस के आसपास ही रहने को आ जा। तो सर मुझे नहीं परवड़ेगा, मेरा वहाँ पे घर है ऑलरेडी, मेरा सब रेडी, तो मैं क्या को ये सब करूँ? बोलते नहीं सर, मैं आपको मदद करने को तैयार हूँ, आप आ जाओ, मैं आपको रेंट पे घर ले लो, मैं रेंट भरने के लिए आपको मदद करूंगा, पर मंथ आई एम रेडी टू गिव अलाउंस। आपको जो अच्छा लगेगा, जिस एरिया में अच्छा लगेगा वहां पे रेंट घर ले लीजिए, आपका खुद का रेंट आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए, मुझे प्रॉब्लम नहीं, आपको हाउस रेंट अलाउंस दूंगा। तो रेंट आपका ज्यादा हो गया तो आपको खुद के पॉकेट से भरना पड़ेगा इधर। तो एकदम ही सर मैं एकदम 4 BHK 5 BHK लेता हूँ, ऐसा सब मत करो। अगर अपने हिसाब से देखो क्या करना है क्या नहीं करना है करके, मैं तुमको रेंट अलाउंस देके रखूँ। सो हाउस रेंट अलाउंस इज बेसिकली फॉर द पर्पज ऑफ सपोर्टिंग द एम्प्लॉय टू पे द रेंट। ओके, दिस इज द बेसिक आइडिया। तो हाउस रेंट अलाउंस मिलने के बाद वो एग्जाम्प्ट हो सकता है क्या? तो उन्होंने बोला यस, सेक्शन 1013A। तो भैया अपने सेक्शन का लिस्ट भी बढ़ते जा रहा है। सेक्शन 1 क्या था? प्रियम्बल। वो क्या था? डेफिनेशन। उसके अंदर 21A क्या था? एग्रीकल्चर इनकम। बाद में 224 क्या था? 27 क्या था? SSC। 28 क्या था? 29 क्या था? 231 क्या था? 234 क्या था? प्रीवियस ईयर। उसके बाद में 3 क्या था? 4 क्या था? चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। 5 क्या था? स्कोप ऑफ टोटल इनकम। 6 क्या है? रेसिडेंट स्टेटस। उसके अंदर 6(1) क्या है? इंडिविजुअल। बाद में 6(1)A क्या है? डीम टू बी रेसिडेंट। उसके बाद में 6(6)A क्या है? OR बनने का इंडिविजुअल को। 6(2) किसके लिए है? HUF, AOP, BOI वगैरह वगैरह सबके लिए है। और 6(3) किसके लिए है? कंपनी के लिए। 6(6)B किसके लिए है? HUF के OR के लिए है। उसके बाद में 7 किसके लिए है? डीम टू बी रेसिडेंट इन इंडिया। 8 किसके लिए है? डिविडेंड जो सिखाने का बाकी है। 9 किसके लिए? डीम टू हैव बीन अक्रूड और इंडिया सिखा के हो गया। 10 में 10(1) किसके लिए था? एग्रीकल्चर इनकम। 10(13)A HRA के लिए है। 10(14) स्पेशल अलाउंसेस अभी देखे होगे अपना, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, याद है क्या आपको सबको? और कौन सा था वो तुम्हारा? ट्रांसपोर्ट अलाउंस। वो 10(14) में चला गया था। क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ? तो इसके आगे भी हम चले गए थे। 11, 12, 13 चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन आपने को सीखने का नहीं है। 14 क्या है? 14 क्या है? हेड्स ऑफ टोटल इनकम। 15, 16, 17 क्या है? सैलरी। उसके अंदर 15 क्या है? चार्जिंग ऑफ सैलरी। 16 क्या है? डिडक्शन। 17 क्या है? डेफिनेशन। उसके अंदर 17(1) क्या है? सैलरी का डेफिनेशन। बाद में 18, 19, 20, 21 कौन है? ओमिटेड। ओमिटेड। बाद में 22 से लेकर 27 तक कौन है? हाउस प्रॉपर्टी। 28 से लेकर 44 कौन है? PGBP। 45 से लेकर 55 कौन है? कैपिटल गेन। 56 से लेकर 59 कौन है? अदर सेक्शन। धीरे धीरे बाहर हो जाए, मुझे मालूम है। फिर इसके अंदर की छोटी छोटी चीजें अपने याद हो जाए, लेकिन अंदर की छोटी चीजें याद होने के पहले ये बड़ी बड़ी चीजें पहले याद रहनी चाहिए। अगर इधर ही गड़बड़ करोगे तो बाद में कुछ समझेगा नहीं, फिर सर बहुत बढ़ गया करके हो जाए। दैट्स आई एम टेकिंग बेबी स्टेप्स। तो जब मैं फिर से रिपीट करता हूँ तो कंटाना मत कीजिए, फटाफट से मन में याद करने की कोशिश कीजिए। ओके, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ अपने इनकम टैक्स चालू है, फिर GST चालू होगा, फिर कॉर्पोरेट लॉ भी है। उसके अंदर कॉर्पोरेट लॉ अलग से है, निगोशियल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, और कौन सा तुम्हारा वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जनरल क्लॉजेस एक्ट है, दुनिया भर के एक्ट है, उसके सबके सेक्शन अपने को याद रखने के। तो तभी बाद में ऐसे नहीं होना चाहिए सर ये कभी याद रखूं करके, ये अपने आप खून में दौड़ते रहना चाहिए। मेरा सिंपल एग्जांपल रहता है कि अगर तुमको नींद में से किसी ने एकदम फट से उठाया, एकदम गहरी नींद में से बोला चलो फटाफट से बताओ सेक्शन 15 क्या है, तुमको आंसर देने को आना चाहिए। अगर वैसा हो गया मतलब इट हैज बिकम द पार्ट ऑफ योर बॉडी, नॉट जस्ट माइंड। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? चलो ठीक है। तो सेक्शन 1030 नहीं बोलता कि मैं HRA का एग्जामेशन देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ कंडीशन है, मेरी कुछ एक्सपेक्टेशन है कि ये पूरी होती रहेंगी तो ये एग्जामेशन मिलेगा। पहला कंडीशन क्या है? 3 कंडीशन है मेरा। तीनों कंडीशन के लिए अगर तुम्हारा आंसर नो रहेगा तो ये एग्जामेशन मिलेगा। तीनों क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन का आंसर नो रहना चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या है? इज द एम्प्लॉय स्टेइंग इन हिज ओन हाउस? मतलब वो खुद के घर में रह रहा है, फिर भी एम्प्लॉयर उसको HRA दे रहा है। क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? खुद के तो क्यों दे रहा है एम्प्लॉयर? नहीं, एम्प्लॉयर ने क्या किया है बाबा, ये पर्टिकुलर मेरा जो लेवल है ऑफिस में, ऑफिसर लोगों का, इनको सबको HRA रहता है, उसने डिजाइन करके रखा है। इट इज नॉट क्रिएटेड फॉर एवरी इंडिविजुअल सेपरेटली।
दे हैव क्रिएटेड फॉर अ ग्रेड कि ये ग्रेड में लोगों को इतना एचआरए मिलेगा बाय डिफॉल्ट। अब तुम्हारा पहले से घर है, अच्छी बात है यार, फिर भी तुमको एचआरए मिलने वाला है, मिलने वाला है, एम्प्लॉयर उसको कैंसिल नहीं करेगा। तो फिर तुम उस एचआरए को किसी और चीज के लिए भी यूज कर सकते हो ना अभी। समझा मैं क्या बोला? तो इनकम टैक्स बोले का मतलब ये बेसिकली सैलरी जैसा है, ये फुल्ली टैक्सेबल। नहीं सर, मैं खुद के घर में नहीं रहता, मैं मेरे पिताजी के घर में रहता हूँ। लेकिन आप इनकम टैक्स हो ना, आपने क्या बोला? इफ द एसएससी स्टेज इन हिज ओन हाउस, आई एम नॉट स्टेइंग इन माय ओन हाउस, तो छोड़ दो मुझे, आप मुझे एचआरए का एग्जाम्पशन दे दो। हम बोलेंगे सर दूसरा कंडीशन था, इफ ही स्टेज इन हाउस फॉर विच देयर इज नो रेंट। क्या समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? इफ ही स्टेज इन हाउस फॉर विच देयर इज नो रेंट, तो तुम पिताजी के घर में रहते हो, मम्मी के घर में रहते हो, ससुर जी के घर में रहते हो। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? घर जमाई बन गया रहेगा या फिर क्या कैसा रहेगा? तो हम बोलेंगे सर, आपको फिर से एक बार क्या बोलेगी, एचआरए आपका फुल्ली टैक्सेबल होगा, एग्जाम्पशन मिलने वाला नहीं है। पहला कौन बोला मैंने? इफ ही स्टेज इन हिज ओन हाउस। सेकंड क्या बोला मैंने? इफ ही स्टेज इन हाउस फॉर विच देयर इज नो रेंट। तीसरा, इफ ही स्टेज इन हाउस फॉर विच रेंट पेड इज लेस देन 10% ऑफ सैलरी। मैं पिताजी को बोला, पिताजी मैं आपके पास रहूंगा तो मुझे एचआरए मिलता है, वो तो छोड़ते नहीं है, और इनकम टैक्स मुझे पकड़ लेते, बोलते कि अरे पिताजी के घर में रहता है, रेंट नहीं देना पड़ता है, पिताजी आप मुझसे रेंट लो ना प्लीज। तो अभी कोई टेंशन नहीं है ना, मतलब रेंट भी हो गया। आई एम नॉट स्टेइंग इन माय ओन हाउस, आई एम स्टेइंग इन हाउस फॉर विच देयर इज रेंट। पिताजी आप मुझे पर मंथ 1 रुपया रेंट ले लो। इनकम टैक्स बोलेगा सर रेंट पेड इज टू स्मॉल, इतने छोटे रेंट के लिए उसको एचआरए देने की जरूरत नहीं थी। इफ दी एम्प्लॉय, अब ये ठीक से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 10% का लॉजिक, अभी इसके आगे आपको बहुत सारा वर्क मिलने को आने वाला है। इफ दी एम्प्लॉय इज स्पेंडिंग 10% of his salary for the purpose of rent, then it is okay. गवर्नमेंट ने क्या कंसिडर किया है? गवर्नमेंट ने ऐसा कंसिडर किया कि कोई भी आदमी अपना जितना इनकम है उस इनकम का 10% घर के ऊपर खर्चा करता है। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? नहीं सर मेरे पिताजी ज्यादा खर्चा करते, तो ठीक है, इसको मतलब आपके पिताजी abnormal बिहेव करते हैं। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? नहीं सर मैं मेरा इनकम कमरे का तो भी बहुत बड़ा घर लेकर रखूंगा, तो तुम पागलपन करते हो। द नॉर्मल लॉजिक सेज दैट किसी भी आदमी ने, किसी भी औरत ने अपने जितना उसका इनकम है उसका 10% तक ही खर्चा करना चाहिए घर के लिए। उसका बाकी का खर्चा भी उसको मेडिकल, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और क्या, फूड एंड अदर थिंग, पेंशन फॉर फ्यूचर, ये सब चीजों के लिए उसने करना चाहिए। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? सारा का सारा पैसा घर के ऊपर खर्चा कर दे तो एंजॉय क्या करेगा लाइफ में फिर? गॉट दी पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? और नहीं सर मुझे अच्छा लगता है बड़ा बड़ा घर लेने के लिए, तो फिर उसके हिसाब से इनकम बढ़ाओ भैया, इनकम कम रख के ज्यादा रेंट वाला घर मत लेना। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? लेकिन अगर किसी एम्प्लॉय को जितना उसका इनकम है उस इनकम का 10% का जितना रेंट हो सकता था, मतलब 10% वाला अमाउंट जो आ सकता था, उस उस रेंट के मुकाबले, सॉरी उस रेंट के मुताबिक घर मिलता ही नहीं, क्योंकि उसका जॉब जहां पे दिया हुआ है, उसको जहां पे पोस्टिंग किया हुआ है वहां पे रेंट काफी ज्यादा है। तो द एम्प्लॉय इज नॉट रिक्वायर्ड नाउ रिक्वायर्ड टू पे रेंट मोर देन 10% ऑफ हिज सैलरी, which he otherwise would not have done, but he is doing it. Then he requires assistance, and then your employer is giving assistance, तो हम बोलेंगे हम भी एग्जाम्पशन देने को तैयार। एम्प्लॉई ऐसे घर में रह रहा है जिसका रेंट उसके सैलरी के 10% से ज्यादा है, तो ऐसे वक्त उस एम्प्लॉय को एक्चुअली एम्प्लॉयर ने मदद करना जरूरी है, लाजमी। और मदद की भी रहेगी तो अभी इनकम टैक्स का पेट नहीं दुखेगा, इनकम टैक्स बोले ठीक है हम अभी एग्जाम्पशन देने को तैयार। तो इफ द एम्प्लॉय स्टेज इन हिज ओन हाउस ही शुड नॉट हैव गॉट एनी असिस्टेंस, स्टिल इज गेटिंग असिस्टेंस, हमारा पेट दुखेगा, हम बोलेंगे टैक्स, सैलरी हो जाएगी, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। जितना एचआरए मिल रहा है उतना सारा का सारा टैक्स भरो, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। जितना एचआरए मिल रहा है वो टैक्सेबल सैलरी में ऐड हो जाएगा, फिर टोटलिंग करो, फिर बाद में तुम्हारा क्या 2,50,000 वगैरह जो रहेगा उसके हिसाब से जाके देखो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एचआरए विल गो टू द आउटर कॉलम, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो इफ यू आर स्टेइंग इन योर ओन हाउस, फुल्ली टैक्सेबल, डायरेक्टली गो टू आउटर कॉलम। If you are staying in a house for which there is no rent, directly outer column, fully taxable. If you are staying in a house for which rent paid is less than 10% of salary, less than 10% of salary, directly outer column, fully taxable. क्योंकि इतने छोटे रेंट के लिए तुमको एचआरए की जरूरत नहीं थी, फिर भी मिल रहा है, इनकम टैक्स का पेड दुखेगा, बोलेगा आउटर कॉलम। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? सर नहीं सर मेरा रेंट पेड इज मोर देन 10% ऑफ सैलरी, ओके ठीक है, अभी हमारा पेट नहीं दुखेगा, हम भी मदद करने को तैयार। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट. Sir, if the answer to any one is yes, then exemption is equal to nil, entire AGR is taxable. If the answer to all of them is no, in that case exemption is equal to either full or part. सर कितना, कभी फुल मिलेगा कभी पार्ट मिलेगा, बोलेंगे ठीक है, उसके अभी नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। 4 अलग अलग पॉइंट्स बोलते हैं, सैलरी या फिर एचआरए या फिर रेंट या फिर प्लेस ऑफ रेसिडेंस। 4 अलग अलग चीजें बोलिए। एक तो सैलरी का अमाउंट, या फिर एचआरए का अमाउंट, या फिर रेंट का अमाउंट, या फिर प्लेस ऑफ रेसिडेंस, जगह।
इसमें से कोई एक भी चीज, इसमें से कोई एक भी चीज अगर साल में एक बार भी चेंज हो ही रहेगी, तो इट इज बेटर टू मेक मंथली कैलकुलेशन। और इसमें से एक भी चीज चेंज नहीं हुई रहेगी, साल भर कांस्टेंट रहेगी, इन दैट केस यू कैन मेक एनुअल कैलकुलेशन। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? सो इफ सैलरी, एचआरए, रेंट और प्लेस ऑफ रेसिडेंस none have changed during the relevant previous year, then the exemption is calculated on annual basis, else it is calculated on monthly basis। लेकिन सर आपने बताया भी बेसिस कौन सा है, मंथली कैनुअल बता दिया, बट अमाउंट कैसे कैलकुलेट करने का, कितना कैलकुलेट करने का? तो देन इट डिपेंड्स अपॉन वेयर आर यू स्टेइंग। आर यू स्टेइंग इन केडीएमसी और यू आर स्टेइंग अवे फ्रॉम केडीएमसी? तो जब मैं पहले मुंबई में सीखा था, तुम्हें बोलता था केडीएमसी मतलब क्या है, कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बच्चे लोग बोलते हैं अरे बाप रे केडीएमसी इतना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, लगता है इनकम टैक्स उसका नाम आ गया। केडीएमसी का मतलब कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है। केडीएमसी का मतलब होता है कोलकाता, दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई, दीज 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी। पुणे का नाम नहीं, पुणे इज नॉट अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। बेंगलोर का नाम नहीं है, हैदराबाद का नाम नहीं है। केडीएमसी, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, ये 4 शहरों में अगर वो रहता रहेगा तो हम बोलेंगे एग्जेम्पशन शैल बी टू द लीस्ट ऑफ फॉलोइंग। पहला कौन? 50% ऑफ सैलरी। दूसरा कौन? रेंट पेड माइनस 10%। और तीसरा कौन? एक्चुअल एचआरए रिसीव। ये तो रहना ही है, क्योंकि एग्जाम्पशन का रूल है, एग्जाम्पशन कैन नेवर एक्सीड द अमाउंट ऑफ इनकम। एग्जाम्पशन का रूल है, एग्जाम्पशन कैन नेवर एक्सीड द अमाउंट ऑफ इनकम। मतलब तुमको बोलना पड़ेगा एक्चुअल एचआरए रिसीव, तीसरा पॉइंट रहने वाला ही है। ये तीनों का अमाउंट कैलकुलेट करो, और तीनों में से जो सब छोटा रहेगा दैट विल बी एग्जेम्प्ट। नहीं सर मैं केडीएमसी में नहीं रहता, मैं पूना में रहता हूँ। इन दैट केस नंबर 1 चेंज हो गया, 50% के जगह 40% ऑफ सैलरी। नंबर 2 और नंबर 3 सेम रहेगा, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी और एक्चुअल एचआरए रिसीव, व्हिचएवर इज लेस इट विल बी कंसीडर्ड एज एग्जेम्प्ट। तो आपको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो फिर से एक बार, एचआरए का एग्जेम्पशन कौन बता रहा है? सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A बता रहा है। इधर गया मेरा पेन, हाँ। एचआरए इज गिवन बाय 10(13)A, ओके। और वो क्या बोलता है कि इफ द एम्प्लॉय स्टेज इन हिज ओन हाउस और स्टेज इन हाउस फॉर which there is no rent, or if he is staying in house for which the rent payable is less than 10% of salary, in that case any of the answers are yes, any of the questions are answered in affirmative, then in that case you are not eligible for exemption under section 1013A। तीनों का आंसर नो 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 रहेगा तो बोलूंगा ठीक है, शायद इसको अभी सच में जरूरत है, और जरूरत को एम्प्लॉयर ने मदद किया तो गवर्नमेंट भी डाकू का काम करने वाला नहीं है, टैक्स मांगने वाला नहीं है, थोड़ा एग्जाम्पशन देने को चाहे। कितना एग्जाम्पशन देगा? डिपेंड्स। कैलकुलेशन कैसे करूंगा, मंथली के एनुअली? डिपेंड्स। तो बोलेंगे सर पहले बता दो ना कैसे करोगे। मैं बोलता हूँ ठीक है, 4 चीजें देखने का, रेंट, एचआरए, प्लेस ऑफ रेसिडेंस और सैलरी। इसमें से एक भी चीज अगर साल में चेंज नहीं हुआ रहेगा ना तो एनुअल कैलकुलेशन कर। इसमें से कोई एक चीज भी एक बार भी चेंज हुआ रहेगा ना तो मंथली कैलकुलेशन। ओके सर, कैलकुलेशन करने को तैयार, मैं बैठ गया। बताओ अभी क्या कैलकुलेशन करूँ? बोलते किधर रहता है पूछ। केडीएमसी में रहता है कि केडीएमसी के बाहर रहता है? सर केडीएमसी का मतलब क्या है? केडीएमसी मतलब कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। केडीएमसी में रहता रहेगा तो क्या बोलने का? 50% ऑफ सैलरी और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी और एक्चुअल एचआरए रिसीव, व्हिचएवर इज लेस दैट इज एग्जेम्प्ट। इतना एचआरए तुमको मिलना चाहिए, ऐसा हम नहीं बोल रहे। हम बोल रहे तुमको एचआरए कितना मिलना चाहिए तुम्हारे एम्प्लॉयर के ऊपर। किसने किसना कितना इनकम कमाने का हमको कुछ फर्क पड़ता नहीं, तुम कमाओ, उसमें से कितना एग्जाम करने का हम बताएंगे, बाकी का टैक्स है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? सर नहीं मैं ना केडीएमसी के बाहर रहता हूँ, तो बाकी सब सेम है, सिर्फ एक ही चीज चेंज किया, 50% के जगह 40% कर दिया। अब इसमें कुछ चीज अभी तक डिस्कस करने की बाकी है, पर इतना चार्ट लिख लो फिर आगे की बात करता हूँ। कल इसका प्रॉब्लम करूंगा पहले लेक्चर में, आज प्रॉब्लम नहीं करूंगा। अब इसमें एक चीज रह गया है कि सर आपने बोला 50% ऑफ सैलरी, तो सैलरी का मतलब क्या? सैलरी का मतलब तुमको पता है, सैलरी इंक्लूड्स वेजेस, एन्युटी, पेंशन, परक्विजिट, प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी, और क्या ऐसा नहीं, वो सब चीजें नहीं। यहाँ पे सैलरी का मतलब इज टोल्ड बाय अ वेरी फेमस केस लॉ कॉल्ड एज गेस्टेटनर डुप्लीकेटर वर्सेस सीआईडी। ओके, गेस्टेटनर डुप्लीकेटर वर्सेस सीआईडी नाम का एक केस लॉ है, बहुत फेमस केस लॉ है। उसने बोल के रखा है कि सैलरी का मतलब क्या है। यहाँ पे इस पर्पज के लिए, इस सेक्शन के लिए सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड, प्लस कमीशन एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अश्योर्ड बाय द एम्प्लॉय। ये तीनों का टोटलिंग करके जो आंसर आएगा दैट इज सैलरी। सर तो वो सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, वो टिफिन अलाउंस, वो सब यहाँ पे नहीं कंसिडर करें। वो जो तुमको डेफिनेशन सिखाया हुआ है सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 का, दैट इज फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ इनकम। उसका मकसद अलग है, इसका मकसद अलग है।
इधर सैलरी का मतलब क्या है? नंबर वन बेसिक, नंबर टू डीए इफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड? मतलब मेरे ख्याल से मैं तुमको जो तुम्हें बोला था कि एम्प्लॉयर क्या करता है, तुम्हारा सैलरी का 2 दिन पार्ट करके बोलता है कि बाबा ये उसका सैलरी है, और ये उसका डीए है, और ये उसका सीसीए है, और ये उसका ट्रैवलिंग अलाउंस है, टिफिन अलाउंस, ऐसा अलग अलग चीज करता है। तो उसमें से उसने कौन सा चीज रिटायरमेंट बेनिफिट सच एज प्रोविडेंट फंड, उसका कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए इसमें से कौन सा चीजें कवर की जाती है? सैलरी तो हमेशा ली जाती है बाय डिफॉल्ट, ली बताने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन डीए लिया जाता है क्या? अगर एग्रीमेंट में बोला रहेगा कि डीए शुड फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी और डीए विल बी कंसिडर्ड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, दैट मीन्स that DA will become the part of salary for the purpose of income tax also, sorry, for the purpose of exemption also. DA तो वैसे भी इनकम टैक्स के लिए हमेशा सैलरी है, लेकिन एचआरए के एग्जम्पशन के लिए सैलरी का मतलब ढूंढने के टाइम DA can be considered as part of salary only if it is mentioned in the agreement that DA will be used for the purpose of calculating retirement benefits. मैं बोलूंगा अच्छा रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए तो डीए को लेने को तैयार है ना, इन दैट केस एचआरए के लिए भी हम लेने को तैयार। क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? कभी कभी एम्प्लॉयर ऐसे भी बोलेगा कि डीए विल बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी बट ओनली 60% ऑफ द डीए विल फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। मैं तुमको डीए दे रहा हूँ कितना? 20,000, लेकिन रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए डीए कितना कंसिडर करूंगा? 12,000 है, ऐसा कंसिडर करूँ। मैं बोलूंगा ठीक है, फिर रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए पूरा डीए कंसिडर नहीं किया है, जितना डीए है उसका 60% कंसिडर किया है, तो एचआर एग्जाम्पशन के लिए भी क्या कंसिडर करूंगा? जितना डीए है उसका 60% यहाँ पे कंसिडर करूंगा, और इनकम टैक्स के लिए जितना डीए उतना सारा का सारा कंसिडर करूंगा, क्योंकि इनकम टैक्स के लिए तो ये वाला लॉजिक है, फुल्ली टैक्स। क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? मैं भी इनकम टैक्स के लॉजिक से अंदर जा रहा हूँ, अंदर में किधर देख रहा हूँ? एचआरए के एग्जाम्पशन देख रहा हूँ। एचआरए के एग्जाम्पशन के लिए सैलरी का मतलब क्या है? दैट इज नॉट टोल्ड बाय इनकम टैक्स एक्ट, दैट इज टोल्ड बाय गेस्टेड डुप्लीकेट वर्सेस सीआईटी। और उसने क्या बोला कि फॉर द पर्पस ऑफ एचआरए एग्जाम्पशन व्हेन यू वांट टू कंसीडर सैलरी, देन सैलरी मींस बेसिक plus DA if the terms of employment so provide. So what is the meaning of terms of employment so provide? That means if the DA is going to be considered for the purpose of retirement benefit, then to the extent it is considered for retirement benefits, it will be also considered for HR exemption. कळते काय मी काय सांगितलं ते ऑनलाइन? यस सर। और अगला पॉइंट कौन सा है? कमीशन। लेकिन कौन सा कमीशन? एज अ फिक्स्ड परसेंटेज कमीशन। सर फिक्स पर यूनिट दिया हुआ है, वो वाला कमीशन ऐड नहीं कर सकते हम। सर लेकिन आपने बोला था ना एनी फीस एनी कमीशन शुड बी कंसिडर्ड सैलरी, वो इनकम टैक्स के लिए। मैं इधर एचआर एग्जाम्पशन के लिए सैलरी का मतलब दिख रहा हूँ, प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट। इनकम टैक्स के लिए सैलरी का मतलब क्या है? एनीथिंग पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय बाय व्हाटएवर इज कॉल्ड, वेदर इन कैश और इन काइंड, वेदर इन लम्प सम और इन पीस, वेदर ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और आफ्टर रिटायरमेंट, एवरीथिंग इज सैलरी, वो इनकम टैक्स के लिए। अब हम क्या देख रहे हैं? एचआरए के एग्जाम्पशन के लिए क्या है? छोटा काम है, इसमें फिर कमीशन कौन सा चलेगा? वो जो कमीशन फिक्स्ड परसेंटेज वाला है, और भी फिक्स परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट नहीं चलेगा, फिक्स परसेंटेज ऑफ कंपनीज टर्नओवर नहीं चलेगा, फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय द एम्प्लॉई। क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? फिक्स परसेंटेज ऑफ द टर्नओवर अचीव्ड बाय द एम्प्लॉई, वो वाला ही कमीशन आप एचआरए के एग्जाम्पशन के लिए सैलरी में ऐड कर सकते हो। बाकी का जो भी कुछ कमीशन रहेगा वो इनकम टैक्स के सैलरी के पर्पज में इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन एचआरए का एग्जाम्पशन कैलकुलेट करने के लिए इंक्लूड नहीं कर सकते। सर परसेंटेज में दिया, लेकिन वेरिएबल परसेंटेज है, कभी इतना रहेगा कभी उतना रहेगा, बोलूंगा फिर नहीं चलेगा। इट शुड बी फिक्स्ड परसेंटेज, इट शुड बी फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, इट शुड बी फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय द एम्प्लॉई। कंपनी का टर्नओवर भी नहीं चलेगा, इसका सबका टोटलिंग करके इन दैट केस वी कैन कॉल इट एज सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ वो 50% 40% का जो लॉजिक है ना वहाँ। एंड यहाँ पे सैलरी शुड बी काउंटेड ऑन विच बेसिस? ड्यू बेसिस। यहाँ पे सैलरी शुड नॉट बी काउंटेड ऑन ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, इट शुड बी प्योरली ड्यू बेसिस। चलो ये वाला टेबल लिख, सॉरी चार्ट लिख के, चार्ट मतलब क्या? ऊपर का बॉक्स, नीचे का तो पहले वाला ही है, ये मत लिखो फिर से, ये पहला वाला ही।